Hi, if you are searching for that one person who will change your life, take a look in the mirror. Today is 8th of November 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के आंसर्स हैं गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन बायोस्फीयर रिजर्व इज इन तमिलनाडु शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड क्यूबा को बोलते हैं ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड है Isthmus of Korea is located between Sea of Japan and Yellow Sea. Epicenter वो पॉइंट होता है ऑन द ग्राउंड जो वर्टिकली अबव होता है फोकस से जहां से अर्थक्वेक स्टार्ट हुआ है Molten rock expelled by a volcano during an eruption is called lava. आज के सवाल है मदर टेरेसा रिसीव्ड नोबेल पीस प्राइज इन विच ईयर which is the biggest slum area in Asia, who is known as the Metro Man in India. Bombay Stock Exchange of India has established in which year? Which state is the largest producer of lignite coal? Coal की categories होती है. This is lignite coal. Indian Military Academy is located in which city? आज की vocabulary है commuter. Commuter का मतलब होता है यात्री. A person who travels some distance to work on a regular basis. Forbearance का मतलब होता है patient self control, सहनशीलता, restraint and tolerance. Ruffle मतलब बिगाड़ना, disorder or disarrange like someone's hair, typically by running one's hands through it. Wrath of titans, extreme anger, chiefly used for humorous or rhetorical effect. innate क्वालिटी है मतलब जन्मजात इनबॉर्न नेचुरल If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. अच्छी vocabulary होना बहुत ज़रूरी है. Now आज के topics हैं This is पाकिस्तान firing off गुजरात coast. हम आज अरेबियन सी के बारे में जानेंगे. This is rain batters Chennai. Several areas flooded. ये क्लाइमेट है डिफरेंट फैक्टर्स एसोसिएटेड विद मॉनसून इन इंडिया होल्ड इमरजेंसी मीट ऑन एयर क्वालिटी दिल्ली का एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रहा है दिस इज विंटर फ्लटर ये है अब्दुल जब्बार साहब ऑनर फॉर भोपाल्स ग्रिटी क्रूसेडर वाटर सप्लाई हिट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट इन यमुना दिल्ली गवर्नमेंट का स्टेटमेंट है हरियाणा का जो नया लॉ है लोकल हायरिंग पे इट इज कॉजिंग कंसर्न्स place for pet animals. Then this is Chennai rains. Form of worship. Then this is about fuel price optics. Editorial hai. This is a new jurisprudence for political prisoner. We'll get to know about UAPA. AUKUS could rock China's boat in the Indo-Pacific. जो new initiative है इसके consequences and developments. Strengthening vaccine trust. Haryana law. AY.4.2 दिस इज अ न्यू वेरिएंट IHS मार्केट का डेटा है ये हिंदू में एक नया सेक्शन स्टार्ट हुआ है FAQ टाइप है क्वेश्चन आंसर सीरीज विल हैव अ लुक then this is UNESCO World Heritage Site so we are going to talk about all these important topics in next about 35 to 40 minutes our reference material is this The Hindu and this is Indian Express both are Delhi edition see जो फर्स्ट न्यूज है दिस इज अबाउट फिशरमैन किल्ड इन पाकिस्तान फायरिंग ऑफ गुजरात 6 other crew of vessel from ओखा रिपोर्टेडली एब्डक्टेड ये पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का स्टेटमेंट है इंडियन फिशिंग बोट गुजरात कोस्ट से अगर इस एरिया में गई थी इस एरिया में पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एरिया में पाकिस्तान मैरीटाइम एरिया में तो यहाँ पे फायरिंग ओपन कर दी गई इन फिशरमैन पे जो कि रॉन्ग है इस टॉपिक को आगे हम और डिटेल में देखेंगे फॉर नाउ वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस अरेबियन सी ये जो पूरा जोन दिख रहा है फ्रॉम हियर दिस एंटायर जोन इज कॉल्ड अरेबियन सी दिस इज अरेबियन सी यहाँ इंडिया है दिस इज पाकिस्तान ये ईरान है ये ओमान है देन हॉर्न ऑफ अफ्रीका दिस इज सोमालिया दिस एंटायर जोन इज कॉल्ड अरेबियन सी अरब सागर यहाँ गल्फ ऑफ खंबात है दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ ये कराची सिटी है दिस इज गल्फ ऑफ ओमान देन फिर हॉर्मज आएगा और फिर यहाँ पे दिस पर्शियन गल्फ आएगा देन ये एक पोर्ट है दुक्म दिस इज स्ट्रैटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट देन दिस इज केप
एंड फिर इंडियन ओशन स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे लक्षद्वीप है एंड दिस इज केप कन्याकुमारी. सो दिस एंटायर जोन इज कॉल्ड अरेबियन सी. अब क्या होता है कि वैसे तो इसमें अनक्लॉज भी लगते हैं, मैरीटाइम बाउंड्रीज भी डीमार्केटेड होती है, बट मैनी ए टाइम्स फिशरमैन बिकॉज सी कंडीशंस अगर वेरी कर रही है या फिर प्रॉपर उनके पास मैप्स नहीं है, जीपीएस नहीं है, तो एट टाइम्स वो फॉरेन टेरिटोरी में शिप्स उनकी चली जाती है. बट उसके लिए भी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स होते हैं. सच टाइप ऑफ फायरिंग ये दिस इज नॉट करेक्ट. इस टॉपिक को हम फिर से रिविजिट करेंगे. फॉर नाउ वी शुड बी नोइंग अबाउट दिस अरेबियन सी. दिस इज अरेबियन सी. अरेबियन सी जो है ये ज्योग्राफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल जियो पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत है. वाई? बिकॉज मैक्सिमम ऑयल जो प्रोडक्शन है वो होता है फ्रॉम दिस पर्शिया गल्फ कंट्रीज एंड इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, सी रूट्स हैं, वो सारे आते हैं इस अरेबियन सी से. तो हमारा जो वेस्ट एशिया से कनेक्टिविटी है उसके लिए भी अरेबियन सी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इकोनॉमिकली दिस इज हैविंग ह्यूज वैल्यू. सो प्रिपेयर अ नोट ऑन द अरेबियन सी. Discuss its geographical, economical, political significance. Extremely high yielding topic. Prepare it well. So this is the first question for today. Second है rain batters Chennai. Several areas flooded. अब where is Chennai? Look at this map again. ये जो ईस्टर्न कोस्ट है बे ऑफ बंगाल साइड, तो यहाँ पे कहीं चेन्नई है. अब जैसे ये इंडिया है, जब रेन जो विंड्स है वो ऐसे आ रही है, स्पेशली अगर नॉर्थ ईस्ट मॉनसून की बात करते हैं, विंड्स ऐसे आ रही है, तो विंड्स आती है समुद्र के थ्रू आ रही है तो पानी कैरी करेगी और यहाँ ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पे विंटर रेन्स होती है. विंटर रेन्स. इसको रिट्रीटिंग मॉनसून इज वन थिंग, ये होता है नॉर्थ ईस्ट मॉनसून. तो अक्सर हम देखते हैं विंटर टाइम पे जो कोरोमंडल कोस्ट है यहाँ पे रेनफॉल होता है. अभी ऐसे ही कुछ रेनफॉल हुआ चेन्नई में एंड सेवरल एरियाज फ्लडेड. मोर हैवी रेन फोरकास्ट है फॉर 48 आवर्स. वाटर रिलीज किया गया फ्रॉम ब्रिमिंग डैम्स. डैम्स है, डैम्स ऊपर तक भर गए तो उसको बोलते हैं ब्रिमिंग डैम्स. Began releasing surplus water from reservoir around Chennai, including Pundi and Cherambarabakam. This is the name of this reservoir. तो यहाँ से ये पानी रिलीज किया गया है. Officials to ensure food supply for residents displaced and affected by the floods. तो जब भी ऐसी फ्लडिंग होती है तो फूड का इमीडिएट शॉर्टेज होता है, डिसीजेस का थ्रेट होता है, तो इसके लिए डिजास्टर रेस्पॉन्स क्विकली एक्टिवेट करना जरूरी है. तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने कहा फूड सप्लाई इमीडिएटली प्रोवाइड करें और जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके जो बेयर बेसिक नेसेसिटीज हैं वो फुलफिल किया जाए. एनडीआरएफ की टीम एक्टिवेट हो गई है, साथ ही साथ फायर और पुलिस पर्सनल भी एंगेज्ड हैं इन रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस. सो दिस इज रेस्क्यू मिशन. चेन्नई में अभी काफी बारिश है, नेक्स्ट 48 आवर्स में हैवी रेन्स होने वाली है. सो फॉर नाउ वी शुड फोकस ऑन इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशन, इमीडिएट डिजास्टर रिलीफ. डिजास्टर रिलीफ के हमेशा दो मायने होते हैं, एक होता है इमीडिएट, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म. तो अभी हमें किस में फोकस करना है? इमीडिएट में. वंस डिजास्टर इज ओवर फिर हम लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम कैसे बेटर प्रिपेयर्ड रहें. ओके, सो दिस इज अबाउट चेन्नई. अब जैसे क्लाइमेट है, क्लाइमेट बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल लैटिट्यूड क्या है? एल्टीट्यूड मतलब हाइट, लैटिट्यूड मतलब ये इक्वेटर से नॉर्थ साउथ कितनी दूरी पे. लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ओशन, सीमेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. ओशन करंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. तो ये फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं क्लाइमेट को. अफेक्ट इंडिया के क्लाइमेट में भी ये सारे हैं, लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड. जेट स्ट्रीम्स भी एक फैक्टर होता है. वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस होते हैं जो मेडिटेरेनियन से आते हैं. आईटीसीजे का शिफ्ट होता है. व्हाई? बिकॉज जो सन है वो उत्तरायण में जाता है तो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन भी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता है और इन सब फैक्टर्स से ही मॉनसून एक्टिवेट होता है. फैक्टर्स अफेक्टिंग मॉनसून में भी डिफरेंशियल हीटिंग है एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, स्पेसिफिक हीट. देन आईटीसीजेड है, प्रेशर एरिया है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर,
जेट स्ट्रीम्स हैं, ईस्टर्ली वेस्टर्ली, फिर अल नीनो का कॉन्सेप्ट आता है, पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल आता है। ये सब चीजें मॉनसून को डिक्टेट करती है। सीजन्स हमारे यहाँ विंटर, समर, रेनिंग और ट्रांजिशन सीजन बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और मॉनसून इज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और जो मॉनसून है, मॉनसून चाहे साउथ वेस्ट मॉनसून हो या फिर नॉर्थ ईस्ट रिट्रीटिंग मॉनसून हो, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ओके, अब जो नेक्स्ट है वो है होल्ड इमरजेंसी मीट ऑन एयर क्वालिटी। दिल्ली की एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है और इसके लिए अभी इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान की भी बात है। जो दिल्ली की पॉल्यूशन हो रहा है, एयर क्वालिटी डिटीरियोरेट हो रही है, अज्यूम किया जा रहा था कि दिवाली क्रैकर्स मेजर कल्प्रिट है, बट जो मेजर कल्प्रिट है वो क्रैकर्स नहीं है। मेजर कल्प्रिट है जो पॉल्यूशन होता है स्टब्बल बर्निंग से। इशू ऑफ पॉल्यूशन अराइजिंग फ्रॉम स्टब्बल बर्निंग, अर्जेंट स्टेप्स रिक्वायर्ड है टू सिक्योर द लाइफ ऑफ सिटीजन्स। तो नासा की एक सैटेलाइट इमेजरी है। नासा की सैटेलाइट इमेजरी में दिखाया गया कि पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे मैसिव स्केल में स्टबल बर्निंग हो रही है और फिर जो विंड है वो भी फ्लो हो रही है दिस डायरेक्शन टूवर्ड्स दिल्ली। तो ये सारा पार्टिकुलेट मैटर दिल्ली में आ रहा है और दिल्ली में ये ऐसा सीन बन रहा है। तो दिस इज वन थिंग। फायर क्रैकर इज ऑल्सो वन थिंग। और जो थर्ड फैक्टर है वो है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। दिल्ली के आसपास गुड़गांव, इधर नोएडा, एनसीआर जोन में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से डस्ट पॉल्यूटेंट्स आते हैं और इस टाइप से पॉल्यूशन फिर एग्रेवेट हो जाता है। तो दिस इज सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट ये भी एक पॉल्यूशन का कॉज है। जो स्टबल बर्निंग की बात करें तो स्प्रे करें बायोडिकम्पोजर सॉल्यूशन को ताकि स्टॉप किया जाए स्टबल बर्निंग। बट इसमें भी जो स्केल चाहिए वो अचीव नहीं हुआ। स्केल मतलब वाइड स्केल अडॉप्शन बायो डिकम्पोजर का। सो दैट इज वाई ये कलेक्टिव एफर्ट है डिफरेंट एजेंसीज एंड नॉट ओनली दिल्ली गवर्नमेंट, जो हरियाणा गवर्नमेंट है, इधर यूपी गवर्नमेंट है। कलेक्टिव एफर्ट रिक्वायर्ड है, देन ओनली दिल्ली का जो एवरी ईयर का ये AQI प्रॉब्लम है, एयर क्वालिटी प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज देयर। ये है विंटर फ्लटर। फ्लटर बर्ड्स अगर फ्लाई करती है तो विंग्स से जो आवाज आती है उसको बोलते हैं फ्लटर। माइग्रेटरी बर्ड्स फ्लॉकिंग टू द पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन मोरीगांव असम। मोरीगांव असम, पोबीतोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देन दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, ऑनर फॉर भोपाल्स ग्रिटी क्रूसेडर। Late Abdul Jabbar साहब who dedicated his life to gas victim to get पद्मश्री। पद्मश्री आपको अवार्ड किया जा रहा है। अब्दुल जब्बार साहब, a gas victim, waged a lonely and seemingly never-ending battle for the welfare of the survivors of 1984 भोपाल गैस ट्रेजेडी। वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया। ये जो गैस ट्रेजेडी था इससे बहुत सारे लोगों में सीवियर डिसेबिलिटीज हुई, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, हेल्थ केयर क्राइसिस हुआ। सो उस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक्सट्रीमली गुड वर्क किया है। वोकेशनल ट्रेनिंग दिया गैस ट्रेजेडी विडोज को, वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को। मेडिकल एंड इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन के लिए एफर्ट्स डाले फॉर द सर्वाइवर। व्हाट इज दिस भोपाल डिजास्टर? भोपाल डिजास्टर, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 में। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक पेस्टिसाइड प्लांट था भोपाल में और यहाँ पे गैस लीक हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट। और इसके कारण, बिकॉज दिस इज अ टॉक्सिक गैस, इसके कारण सेवरल पीपल लॉस्ट देयर लाइफ और बहुत सारे लोगों में परमानेंट डिसेबिलिटी हुआ था। सो फॉर दैट ये जो रिलीफ वर्क है फ्रॉम गवर्नमेंट एंड दिस प्राइवेट पर्सनल इंडिविजुअल कैपेसिटी में, सिविल सोसाइटी में, इसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। तो एक ऐसा ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल है मिस्टर अब्दुल जब्बार का। तो एथिक्स में एक सवाल आया था 2017 में। वन ऑफ द टेस्ट ऑफ इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी का एक टेस्ट होता है, इज कंप्लीट रिफ्यूजल टू बी कॉम्प्रोमाइज्ड। आप अपनी ड्यूटी, अपने एथिक्स, अपने वैल्यूज, अपने बिलीफ सिस्टम से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं। दिस इज इंटीग्रिटी। So one of the tests of integrity is complete refusal to be compromised.
एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू अ रियल लाइफ एग्जाम्पल टू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। इसमें एथिक्स के वर्च्यूज, वैल्यूज, थ्योरीज एक्सप्लेन करिए, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स बताइए। एग्जाम्पल्स कि कैसे कुछ लोगों ने इतना अच्छा पब्लिक वर्क किया, अपनी इंटीग्रिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लाइक ही वॉज ऑफर्ड सेवरल जॉब्स कॉर्पोरेट्स की तरफ से भी, बट ऑलवेज ही वॉज स्टेडफास्ट टूवर्ड्स हिज ड्यूटी, और वो ड्यूटी था टू सर्व द पीपल, सर्व द सर्वाइवर ऑफ दिस गैस ट्रेजेडी। सो दिस इज वन एग्जाम्पल। ऐसे और भी बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। ट्राई टू थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। दिस इज अबाउट दिस डिजास्टर। अब जो नेक्स्ट है वो है वाटर सप्लाई हिट ड्यू टू इंक्रीज इन पॉल्यूटेंट्स इन यमुना। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट अक्सर पहले आई ऑल्सो यूज टू थिंक कि हमेशा दिल्ली गवर्नमेंट कंप्लेन क्यों करती रहती, बट अगर अपन डिटेल में देखें तो दिल्ली का नेचर ही ऐसा है, जैसे लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली के पास नहीं है, लैंड दिल्ली के पास नहीं है, प्लस दिल्ली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने नेबरिंग कंट्रीज में। यमुना रिवर पे ये कंप्लीटली डिपेंडेंट है फॉर वाटर सप्लाई, और यमुना रिवर आ रही है से हरियाणा से। तो यहाँ अगर सीवेज का डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, सीवेज का डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली जो दिल्ली है वो इम्पैक्ट होगी। तो दिल्ली में अभी जो वाटर शॉर्टेज हुआ वो क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ ये बताया गया है कि हैवी सीवेज और इंडस्ट्रियल डिस्चार्ज हुआ एडजॉइनिंग स्टेट से यमुना में, और इसके कारण अमोनिया लेवल बढ़ गया और इंक्रीज हुआ। तो अमोनिया है, अमोनिया पॉल्यूटिंग होता है। अब इसका वाटर ट्रीटमेंट करना है, तो वाटर ट्रीटमेंट करने के लिए फिर हमें कोगुलेंट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे, डिसइंफेक्टेंट्स डालने पड़ेंगे यमुना के वाटर में, सो दैट वो ड्रिंकेबल बन सके, वो यूज में आया सके, ह्यूमन कंजम्पशन के लिए फिट हो पाए। तो दिस इज वन रीजन कि वाटर सप्लाई हिट हुआ था, बिकॉज पॉल्यूटेंट्स बहुत बढ़ गए थे यमुना में। इसका दूसरा एंगल ये भी है, यमुना का जो पॉल्यूशन है, जैसे यमुना अगर हम देखते हैं ओवरऑल, तो यमुना रिवर का जो 80% पॉल्यूशन है ना, वो दिल्ली क्रॉस करने के बाद होता है। दिल्ली से पहले यमुना इतनी पॉल्यूटेंट नहीं होती, पॉल्यूटेड नहीं होती। तो यमुना का जो पॉल्यूशन है, इसको चेक करना भी बहुत जरूरी है। यमुना पॉल्यूशन, इसके डिफरेंट, जैसे कल हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स देखे थे, इंडस्ट्रियल वेस्टेज के ट्रीटमेंट प्लांट्स देखे थे, ये सब लेटर एंड स्पिरिट में इंप्लीमेंट करना जरूरी है। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन यमुना क्राइसिस, यमुना रिवर को पॉल्यूशन फ्री बनाने का। देन दिस इज हरियाणा लॉ ऑन लोकल हायरिंग कॉजेज कंसर्न। सी, हरियाणा गवर्नमेंट का एक लॉ है, 75% जॉब्स रिजर्व होंगे फॉर लोकल्स, तो ये नोटिफाई हुआ है। अब इससे क्या होता है कि अगर आप जैसे सन ऑफ सॉइल थ्योरी देखते हो, जैसे पहले महाराष्ट्र में भी था कि जॉब्स केवल लाइक जो लोकल्स हैं उनको देंगे, अक्सर जो बिहार यूपी यहाँ से जो माइग्रेंट्स आते हैं क्लैशेस होते हैं। सिमिलरली जैसे डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट आता है कि इंडियंस यूएसए में जाते हैं और यूएसए के जो लोकल्स हैं उनका जॉब लॉस होता है। तो द पॉइंट इज, जॉब्स अगर शॉर्टेज है तो गवर्नमेंट्स अक्सर ट्राई करती है कि लोकल्स को प्रायोरिटी दे, बट अगर इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन के एंगल में ये लिखा है कि इंडिया इज वन, इंडियन रेसिडेंट कहीं भी जा सकता है, इंडियन सिटीजन ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जा सकता है एंड वर्क। तो स्टेट गवर्नमेंट अगर इस टाइप के लॉज लेती है तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी को सस्टेन कर पाएगा? सेकेंड, अगर माइग्रेंट्स आते हैं, माइग्रेंट्स आते हैं तो वो अपने साथ टैलेंट लाते हैं, अपने साथ वर्क लाते हैं, और ये जो टैलेंट और वर्क है, जो एफर्ट है, वो इन दी एंड डिलीवर करता है, हेल्प करता है जिस एरिया में ये माइग्रेंट्स गए उसकी ग्रोथ में। तो हरियाणा का जैसे गुड़गांव बना, आईटी सेक्टर के स्किल्ड मैन पावर है, वाई? बिकॉज ऑफ माइग्रेंट्स, क्वालिटी टैलेंट आया यहाँ पे और उस टैलेंट ने इसको बिल्ड किया। सेम इज विद यूएसए, सेम इज विद महाराष्ट्र। तो ये जो पॉलिसी होती है ये लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी, इस बात पे सवाल उठता है। मल्टीनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट किया गुड़गांव में, क्यों किया? बिकॉज टैलेंट था वहां पे, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड मैन पावर था। तो अगर ये जैसे लॉ आता है तो इसके सीवियर कॉन्सिक्वेंसेस भी होंगे, ये यहाँ पे कंपनीज एंड मल्टीनेशनल कंपनीज ने वार्न किया है। बिकॉज फिर क्या होगा, अगर ऐसे स्ट्रिक्ट लॉज होंगे तो बहुत सारी एमएनसीज अपने ऑफिस को शिफ्ट करेंगी, रीलोकेट करेंगी। प्लस इस टाइप की जो सन ऑफ सॉइल थ्योरी होती है ये यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री के लिए भी हेल्पफुल एट टाइम्स नहीं होती है। सो दिस इज ऑल्सो वन एंगल। सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू।
And this is next one. This is the fantastic news. Place for pet pals. ये डॉग्स के लिए एक डॉग पार्क बना है, ओल्ड राजेंद्र नगर में है, दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑन संडे. आईआईटी की लेबोरेटरीज टू फोकस ऑन ईवी टेक्नोलॉजी. वी नो दैट इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है इसमें दो प्रॉब्लम है. एक तो इसकी रेंज कम है. रेंज कम है मतलब 300-400 किलोमीटर, तो रेंज एंजाइटी होती है. सेकंड, रिचार्ज में काफ़ी टाइम लगता है, रिचार्जिंग स्टेशंस अवेलेबल नहीं है. तो ईवी टेक्नोलॉजी को एनहेंस करने के लिए आईआईटीज जैसे इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे एफर्ट्स डाल रहे हैं, विच इज़ गुड. जो फ्यूचर है इवन प्रेजेंट है उसमें भी ईवी के, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के परसेंटेज में इंक्रीज आने वाला है. COVID-19 cases on the rise in city. Now see, COVID is still out there. It is not gone. COVID-19 cases on the rise in city. Follow appropriate protocol, appropriate behavior. Education plus. यहाँ पे एक टर्म यूज किया है, IT माइंडफुलनेस. क्या होता है? ऑनलाइन लर्निंग के लिए ये बहुत जरूरी है. सी, ऑनलाइन जब हम लर्निंग करते हैं ना, तो यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पता है? यहाँ स्टडी मटेरियल की डेफिशिएंसी नहीं है, यहाँ स्टडी मटेरियल का सरप्लस है. और एवरीथिंग लुक्स सो फैंसी, सो रेलेवेंट, सो अट्रैक्टिव. तो आप टेम्प्ट होते हो उस न्यूज़, उस स्टडी मटेरियल को पढ़ने के लिए. बट अगर उसमें आप रिवीजन नहीं कर रहे हो और वो सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, देन इट इज़ कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम. दिस वी शुड अंडरस्टैंड. तो ऑनलाइन लर्निंग में ये ज़रूरी होता है कि हम माइंडफुलनेस माने. जैसे बुक्स होती है, बुक्स में सिंपल टेक्स्ट होता है बट वो हमें समझ में आता है. ऑनलाइन में हम बहुत ज़्यादा पुश करते हैं इंटरैक्टिव कंटेंट एटसेट्रा बनाने का, बट मेनी अ टाइम्स ये हमें डिप्राइव करता है रीडिंग स्किल से. और इन दी एंड जो एग्ज़ाम आपको लिखना है वो कोई ऐसा इंटरैक्टिव तो है नहीं. एग्ज़ाम में आपको प्रश्न आएगा, लिखना है, बोलना है, पढ़ना है. तो ये चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए. रिपोर्ट्स आई है, पैंडेमिक में हाईलाइट किया इशू जैसे लर्निंग और प्रोडक्टिविटी का लॉस है. हमें लगता है हम बहुत प्रोडक्टिव हो रहे हैं गैजेट्स वगैरह से पढ़ने पे, बट प्रोडक्टिविटी एक्चुअली में इधर कम होती है. प्लस इमोशनल डिस्ट्रेस भी आता है स्टूडेंट्स वर्ल्ड वाइड में. तो ये एक साइंटिफिक स्टडी हुआ, सर्वेज हुआ, उसकी ये फाइंडिंग्स है कि ऑनलाइन लर्निंग इज नॉट अ पेनेशिया. इट कुड सप्लीमेंट ऑफलाइन लर्निंग बट इट इज नॉट अ पेनेशिया. रिप्लेसमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ. प्लस ऑनलाइन लर्निंग को बेटर बनाने के लिए माइंडफुलनेस होना जरूरी है. माइंडफुलनेस लाइक आप अलर्ट रहो, अलर्टनेस टू डिस्टिंक्शन. कंटेंट को डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए, विच इज यूजफुल टू यू एंड विच इज नॉट. अवेयरनेस ऑफ मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी होना चाहिए, मल्टीपल पर्सपेक्टिव. ओपननेस टू नोवेल्टी, ओपन माइंडेड हो, नए आइडियाज, नए थॉट्स, ओपननेस. और ओरिएंटेशन इन द प्रेजेंट. ये 4 की डायमेंशंस यहाँ पे बताए हैं आईटी माइंडफुलनेस के लिए, सो दैट लर्निंग आपकी बेटर हो. बाकी अलर्टनेस मतलब आप कॉग्निशन है, आप डिफरेंट फीचर्स वगैरह अलर्ट हो, आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, अवेयर हो सराउंडिंग कंटेंट से, वर्चुअल लर्निंग, स्क्रीन शेयरिंग, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हो. सो दीज आर सर्टेन पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखना है. फॉर स्टूडेंट्स, फॉर यू, कंप्लीट डिजिटल होना इज नॉट राइट. हम बहुत ज़्यादा जैसे आंसर्स भी लिखते हैं. आई ऑलवेज एनकरेज कि आप पेन पेपर में लिखो, टाइप नहीं, बिकॉज वहाँ पे टाइपिंग टेस्ट थोड़ी है जो टाइप करके लिखना है. इन दी एंड लिखना तो आपको पेन एंड पेपर पे ही है. इसी प्रकार हम नोट्स बनाते हैं, हम डिजिटल नोट्स टूल्स यूज़ करते हैं. बेटर होगा अगर आप उसे लिख के कॉपी किताब में करो, एक रजिस्टर खरीदो और उसमें सारी चीज़ें लिखो. ये चीज़ आपको ज़्यादा बेटर हेल्प करेगी हमारे कॉन्टेक्स्ट में, हमारे एग्जाम के रिक्वायरमेंट. टेक्नोलॉजी का वाइज यूज़ करना है, मिस यूज़ नहीं करना है. ऑर्डर टू तमिलनाडु टू फेल ट्रीज फ्रोजन. अब सी, ये मुल्ला पेरियार डैम है. मुल्ला पेरियार डैम में कंट्रोवर्सी क्या होती है कि ये डैम बहुत पुराना है. ये डैम जो था वो है केरला में, बट इसका ऑपरेशन करता है तमिलनाडु. तमिलनाडु के जो सदर्न स्टेट्स हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो तमिलनाडु बोलता है इसको 150 फीट तक हाइट तक लेके जाए. केरला बोलता है इट इज़ एन ओल्डर डैम, तो इसकी हाइट कम करें, बिकॉज अगर हाइट बढ़ेगी तो डैम कोलैप्स होने का डर है. प्लस इसमें सेस्मिसिटी भी है इस एरिया में, तो इसी बात पे दिस डिस्प्यूट होता है. प्लस यहाँ एक सॉल्यूशन ये हो रहा था, एक ऑल्टरनेट डैम बनाए, ऑल्टरनेट नया डैम बनाए. अब डैम बनाएंगे तो उसमें डूब में बहुत सारे ट्रीज आएंगे. केरला ने पहले परमिशन दे दिया था ट्री को काटने का, नए डैम बनाने का,
बट अब केरला बोल रहा है कि ट्री का लॉसेस होगा, तो तमिलनाडु को जो ऑर्डर था ट्री वो फ्रोजन है। केरला ने ये नया स्टेटमेंट दिया। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। नाम याद रखना है, मुल्ला पेरियार डैम इन पेरियार रिवर। चेन्नई में गेट हैवी रेन फॉर 2 more days, 2 दिन तक और बारिश होगी। सडन रेन अकर्ड क्यों हुई? बिकॉज साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल में एंड एडजॉइनिंग इक्वेटोरियल इंडियन ओशन पे। रेन्स बेसिकली यही होता है कि पूरा जो क्लाइमेट है यहाँ डिफरेंट प्रेशर जोन्स बनते हैं। ये लो प्रेशर हो गया, एक जगह हाई प्रेशर है तो विंड कैसे फ्लो होती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ऐसे बीच में कोई वाटर बॉडी आ जाती है तो विंड उस वाटर बॉडी से वाटर कंटेंट कैरी करती है और यहाँ जाके पानी गिरा देती है। दिस इज द कॉन्सेप्ट जिससे रेनफॉल क्लाउड्स वगैरह ऐसे बनते हैं। तो एक लो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना साउथ बे ऑफ बंगाल पे और फिर इसी का कैरी फॉरवर्ड आपको पूरा कोरोमंडल कोस्ट में देखने को मिल रहा है, रेनफॉल चेन्नई। और सिमिलरली जैसे नॉर्थ ईस्ट मानसून होता है वो भी ऐसे ही होता है, विंड्स ऐसे बहती है, फिर बे ऑफ बंगाल से पानी कैरी करती है और कोरोमंडल कोस्ट पे पानी रेनफॉल होता है। देन दिस इज फॉर्म ऑफ वर्शिप। ये मैन क्लियरिंग लीव्स अराउंड स्नेक पिट्स कहाँ पर हो रहा है? ये एक फेस्टिवल है, वर्शिप कर रहे हैं नाग देवता इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सो कल हमने देखा था ना कल्चर, ये कल्चर है, ये बिलीफ सिस्टम है। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन का सर्टेन बिलीफ सिस्टम था, वो नेचर को वर्शिप करते थे। इंडिया में सर्टेन स्टेट सर्टेन एरियाज में ये डिफरेंट कल्चर है। दिस इज कल्चर, दे वर्शिप नाग देवता, सो दिस इज फॉर्म ऑफ वर्शिप। ये कल्चर समझना क्यों जरूरी है? बिकॉज एज अ सिविल सर्वेंट यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद सो मेनी पीपल, सिटीजन्स, पीपल। तो जब अगर पीपल को सर्व करना है तो पीपल का जो कल्चरल वैल्यूज है उसकी सेंसिटिविटी होना चाहिए, उनके बिलीफ सिस्टम का आपको नॉलेज होना चाहिए। सो दैट इज वाई ये जो कल्चर है, आर्ट फॉर्म्स है, ये इतना इंपॉर्टेंट पिलर हो जाता है दिस एग्जाम प्रिपरेशन का, फॉर्म ऑफ वर्शिप। देन दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है फ्यूल प्राइस ऑप्टिक्स। फ्यूल प्राइस में कट किया गया विच इज अ गुड मूव, और इसके आगे क्या इम्पैक्ट होंगे वो हम समझते हैं। सी, फ्यूल जो प्राइस है हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा, वैसे तो अगर हम डायरेक्ट कन्वर्जन देखें तो वो 50 रुपी पर लीटर भी नहीं होना चाहिए, बट इसमें इतने टैक्सेस लगते हैं कि ये हो जाता है 110 रुपी पर लीटर। टैक्सेस प्राइमरीली लगते हैं सेंटर चार्जेस एंड स्टेट। सेंटर लगाता है एक्साइज ड्यूटी, स्टेट लगाता है वैल्यू एडिशन टैक्स। एक्साइज ड्यूटी में कट्स हुए, वैल्यू एडिशन टैक्स में भी कट हुआ, स्टेट ने कट लगाया और इसके कारण 5 to 10 रुपी का फॉल हुआ है फ्यूल प्राइस में। अब सी, फ्यूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है? सी, फ्यूल जो होता है प्राइमरली पेट्रोल और डीजल। डीजल जो होता है वो प्राइमरली यूज होता है ट्रक्स में, ट्रांसपोर्टेशन में, फ्रेट में। और अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो उससे क्या होगा? कॉस्ट बढ़ जाएगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी मैन्युफैक्चरिंग की भी, सर्विसेज की भी, और फिर आता है इन्फ्लेशन। तो अगर डीजल प्राइस बढ़ती है तो आता है इन्फ्लेशन, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो दैट इज वाई इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए, इनपुट कॉस्ट कम करने के लिए फ्यूल प्राइस में कट करना जरूरी होता है। फ्यूल प्राइस इसलिए भी ज्यादा बढ़ी बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम है, प्रोडक्शन ज्यादा हो नहीं रहा। तो क्रूड ऑयल $85 पर बैरल तक पहुंच गया। तो दैट इज वाई एज अ रिजल्ट, बिकॉज हम 80% फ्यूल इंपोर्ट करते हैं, तो इंडिया में भी फ्यूल प्राइस बढ़ गई। अब दूसरी बात यह है, अगर इन्फ्लेशन को देखें तो कोविड-19 से अभी भी रिकवरी हो रही है। इन्फ्लेशन इज बैड, अगर टू मच ऑफ इन्फ्लेशन है, आरबीआई 4 ± 2% से ज्यादा, तो दैट इज बैड फॉर इकोनॉमी, और इससे आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी भी इंपैक्ट होती है। तो द पॉइंट इज इन्फ्लेशन टेम करना जरूरी है। अब इन्फ्लेशन टेम होगा, जैसे डीजल पेट्रोल प्राइस कट हुआ तो कंज्यूमर्स का सेविंग्स होगा, सेविंग्स होगा, पैसे ज्यादा बचेंगे तो डिमांड का राइज होगा, डिमांड का राइज होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा, और कंजम्पशन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगा तो इकोनॉमिक रिवाइवल होगा इंडियन इकोनॉमी का। तो लॉन्ग टर्म में, ब्रॉडर पिक्चर में इन्फ्लेशन टेम करना जरूरी है, फ्यूल प्राइस कट करना भी जरूरी है। सेकेंड, विंटर इज कमिंग। विंटर में एनर्जी डिमांड वैसे ही राइज होती है। इंटरनेशनल लेवल पे भी देखें तो कोल क्राइसिस चल रहा था, कोल क्राइसिस। तो द पॉइंट इज स्टेट्स और सेंटर को
फ्यूल की जो प्राइस है, इस पे जो टैक्सेशन है उसमें रिलीफ देना चाहिए। ये इकोनॉमिक रिकवरी में हेल्प करेगा। फ्यूल जो टैक्स है, आगे एक और आर्टिकल है इसमें, फ्यूल टैक्स में सरकार ने एक आर्ग्यूमेंट दिया कि इतना टैक्सेशन हम इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज इससे हम सब्सिडी दे रहे हैं वैक्सीनेशन प्रोग्राम को। वैक्सीनेशन प्रोग्राम, बिकॉज इंडिया में फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीनेशन दी जा रही है, तो वो पैसा फ्यूल के टैक्स से आ रहा है। ये आर्ग्यूमेंट भी वीक है बिकॉज फ्यूल टैक्स का करीब 10% भी नहीं आ रहा है वैक्सीनेशन में, तो ये भी एक आर्ग्यूमेंट है। प्लस बफर स्टॉक डीलर्स भी कंसर्न रेज कर रहे हैं, जैसे अचानक 3 से 4 5 रुपए कट कर दिया, और जो डीलर्स हैं इनके पास से 1 टन से ज्यादा फ्यूल रखा हुआ था, अगर 4 रुपये पर लीटर डिडक्ट भी कम हुआ, प्राइस कम हुआ, तो इनको हैवी लॉसेस हो रहे हैं। तो बफर स्टॉक जो था डीलर्स का, वो सोच रहे थे दिवाली में सेल होगा, इतना फ्यूल प्राइस कट हो गया, खरीदा तो इन्होंने पूरे कीमत पे था, तो इनका नुकसान हो गया सडन फ्यूल प्राइस कट से। तो ये भी इस बात पे कंसर्न्स रेज कर रहे हैं कि सडन इतना हैवी प्राइस आपने कट किया तो उनसे इनका ह्यूज लॉसेस हुआ है डीलर्स का। तो ये सारे हैं फ्यूल प्राइस के ऑप्टिक्स। फ्यूल प्राइस को टेम करना जरूरी है इंडियन इकोनॉमी के रिवाइवल के लिए। ये रेबल्स एंड रूलर्स है, अब इसमें हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहिए। इथियोपियन गवर्नमेंट में टिग्रे रेबल्स चल रहे हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है एबे अहमद। हमने इनका ज्योग्राफी भी देख लिया, ये इथियोपिया है और यहाँ पे टिग्रे रेबल्स है। दैट्स ऑल। अ न्यू ज्यूरिस्प्रूडेंस फॉर पॉलिटिकल प्रिजनर, यहाँ हम प्राइमरली बात करेंगे यूएपीए। व्हाट इज यूएपीए? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जैसे टेररिज्म जैसी चीजें हैं या फिर स्टेट कंट्री के अगेंस्ट ऑफेंसेस हो रहे हैं, उन सब चीजों को चेक करने के लिए यूएपीए का यूटिलिटी है। प्रॉब्लम ये आती है अगर यूएपीए का मिसयूजेज होता है। तो दिस फाह फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा कि इंट्रोस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन से हम एक्ट कर रहे हैं और जो इसके प्रोविजंस है उस पे एक वापस रीलुक होना चाहिए यूएपीए के दिस प्रोविजंस, बिकॉज जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ह्यूमन डिग्निटी है, ह्यूमन राइट्स हैं, ये भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होने चाहिए, पर्सनल लिबर्टी एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो फाहा फजल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में इंट्रोस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन में डीकंस्ट्रक्टेड द प्रोविजन ऑफ यूएपीए। तो ऑनरेबल कोर्ट ने 28 अक्टूबर को एक जजमेंट में इसमें बात कहा। अब सी, इसमें जो अभी हमें समझना चाहिए कि यूएपीए में प्रॉब्लम क्या है। जैसे एक प्रॉब्लम तो ये है सेक्शन 120B आईपीसी कि अगर आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट भी किया है, कुछ ऐसा कंटेंट, बुक्स वगैरह आप कैरी कर रहे हैं जो अगेंस्ट स्टेट है, तो उस केस में भी यूएपीए लग जाता है। यूएपीए जब लगता है किसी पे, तो जो अक्यूज्ड है उसको प्राइमा फेसी गिल्टी मान लिया जाता है। प्राइमा फेसी ट्रू माना जाता है एक्यूजेशन को, मतलब जिस पे आरोप लगा तो प्राइमा फेसी यही माना जाएगा कि आरोप सत्य है, प्रेमा फेसी ट्रू है एक्यूजेशन। अब अगर प्रेमा फेसी ट्रू मान लिया गया आरोप को, तो उसकी बेल बहुत डिफिकल्ट हो जाती है। प्लस 180 दिन तक आप बिना चार्जशीट के उसको प्रिजन पे रख सकते हो। 180 डेज तक प्रिजन हो सकता है विदाउट एनी चार्जशीट। तो इधर पुलिस एट्रोसिटीज की भी बात आती है। कल परसों ही हमने देखा था इंडियन एविडेंस एक्ट में पुलिस कस्टडी में अगर कोई हार्म पहुंचता है तो ये माना जाएगा अगेन कि वो पुलिस ने किया है, और पुलिस को फिर वहां पे प्रूफ देना पड़ेगा कि दिस हार्म हैज नॉट बीन मेड बाय पुलिस। तो प्रिजन में बिना चार्जशीट के 180 डेज तक रह सकते हैं और बेल बहुत डिफिकल्ट है। तो इसीलिए यूएपीए को ड्रैकोनियन लॉ भी कहा जाता है। बर्डन ऑफ प्रूफ अक्यूज्ड पे आ जाएगा और ये अगेंस्ट हो जाता है ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स। सी, टेररिज्म को चेक करना है और कंट्री की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी पैरामाउंट है, बट साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। देयर कुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल रीडिंग ऑफ दिस स्टैट्यूट परसीव्स इशू इन ह्यूमन राइट्स एंगल्स और मिटिगेट करे विशियस कंटेंट ऑफ द लॉ। सी, लॉ का इंटेंशन सही होता है बट उसके इम्प्लीमेंटेशन पे वहां पे मिसगिविंग्स हो जाती या फिर मिस यूजेज हो जाता है। तो दैट इज वाई ये जो गैप्स हैं लॉ में, इसका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। ह्यूमन फंडामेंटल राइट्स को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं जस्ट लाइक दैट। तो दिस इज देयर, ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अभी कोर्ट का, फिर से वो इस मैटर पे रिविजिट हो रहा है, हम इसको फिर से एक बार देखेंगे।
Then this is AUKUS could rock China's boat in the Indo-Pacific. China's boat in the Indo-Pacific. बाकी इसमें और ये 43 इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमें पता होना चाहिए यूएपीए में क्या प्रॉब्लम्स हैं, कोर्ट का रीसेंट अभी जजमेंट क्या है, दैट्स ऑल. ये ग्रेजुअली न्यूज और इवॉल्व होगा, विल गो अकॉर्डिंगली. AUKUS could rock China's boat in the Indo-Pacific. अब सी शी जिनपिंग थर्ड टर्म अभी सीख कर रहे हैं चाइना के प्रीमियर का, और शी जिनपिंग मिलिट्री माइट अपनी एस्टैब्लिश करना चाहते हैं इंडो पैसिफिक में, बिकॉज चाइना इकोनॉमिक सुपर पावर तो बन गया है, अब वो मिलिट्री सुपर पावर, मिलिट्री सुप्रीमेसी दिखाना चाहता है, और फिर इसीलिए क्लैश हो रहा है यूएसए और चाइना का, और इसके लिए इंपॉर्टेंट थिएटर है इंडो पैसिफिक. तो सी ऑकस अभी न्यूज में था. ऑकस क्या है? ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएसए, इन तीनों के बीच में न्यूक्लियर सबमरीन का शेयरिंग होगा. यूएसए के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, यूके के पास न्यूक्लियर सबमरीन है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन प्रोवाइड कराएगा यूएसए. तो ऑस्ट्रेलिया की जो नेवी है उसके पास न्यूक्लियर सबमरीन होगी इंडो पैसिफिक में एक्ट करने के लिए. तो इससे जो पावर बैलेंस है वो शिफ्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया गेन करेगा. और चाइना और जो दूसरे कंट्रीज हैं, बिकॉज जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन इज अ बिग थिंग, न्यूजीलैंड ने भी इस बात पे ऑब्जेक्शंस उठाए थे, कंसर्न्स उठाए थे. तो ये जो न्यूक्लियर सबमरीन आएगा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ चाइना, इसके क्या मायने? यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, अगर ये तीनों को देखें ना तो ये तीनों एक ही कंट्री है. यूके था, यूके की कॉलोनी यूएसए हुआ, मैक्सिमम यूएसए में यूके से लोग गए, माइग्रेट किए. सिमिलर इज द केस विद ऑस्ट्रेलिया, मैक्सिमम यूके यूरोप वाले ऑस्ट्रेलिया है. तो दे आर नेचुरल एंड हिस्टोरिकल अलाइज. ऑस्ट्रेलिया की बात करें पर से, तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री स्टिल रिगार्ड्स ब्रिटिश मोनार्क एज द हेड ऑफ स्टेट whose powers are exercised constitutionally through her representative गवर्नर जनरल ऑफ ऑस्ट्रेलिया. तो मतलब ऑस्ट्रेलिया अभी भी ब्रिटिश मोनार्क को रिकॉग्नाइज करता है एज हेड ऑफ स्टेट. तो ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया और यूके के क्लोजर टाइज होंगे. सिमिलर इज द केस विद यूएसए एंड यूके. ऑल्दो यूएसए का अपना खुद का प्रेसिडेंट है, बट यूएसए और यूके में बहुत ज्यादा क्लोज डिप्लोमेटिक और डिफेंस के टाइज हैं. तो ये तो हुआ यूके, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया. अब एक और फैक्टर है एशियान का. एशियान में 10 कंट्रीज हैं. इन 10 कंट्रीज का एशिया और एशिया पैसिफिक रीजन में एक इम्पोर्टेंट से है. अब जो एशियान की 10 कंट्रीज हैं, इनमें भी कई बार कंसेंसस नहीं बनता है. जैसे म्यांमार में कू हुआ तो इनमें रिफ्ट्स दिखे. डिसयूनिटी है ऑकस में भी. तीसरा जो प्लेयर है यहाँ पे वो है दिस चाइना. बिफोर दैट ऑस्ट्रेलिया ने ये भी बताया है कि एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियर जो वेपन्स है ना, ये कोई भी कंट्री अपने टेरिटोरी में नहीं रखना चाहती है, बिकॉज न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर वॉर टाइप सिचुएशन होती है, तो इसमें ह्यूज डिस्ट्रक्शन होता है, कोलैटरल डैमेजेस होते हैं. और यही बात न्यूजीलैंड ने भी बोली थी कि साउथ पैसिफिक न्यूक्लियर फ्री जोन होना चाहिए, साउथ ईस्ट एशिया न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन होना चाहिए. नोबडी लाइक्स न्यूक्लियर, बिकॉज न्यूक्लियर का अगर मिसयूज होगा तो कैटास्ट्रॉफी होता है. तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है. चाइना ऑब्वियसली रैटल्ड है. ऑकस को वो बोलता है एक्सक्लूसिव ब्लॉक है. ये ग्रेवली अंडरमाइन करता है रीजनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये कोल्ड वॉर मेंटेलिटी भी दिखाता है. काइंड ऑफ आर्म रेस हो रही है, कोलिशंस बन रहे हैं, कंट्रीज फाइट नहीं कर रही बट ऑन द वर्ज ऑफ फाइटिंग है. तो दिस इज कोल्ड वॉर मेंटेलिटी. अब चाइना टारगेट करता था ऑस्ट्रेलिया के एक्सपोर्ट को, बट वो बहुत बुरी तरह बैकफायर हुआ. जैसे ऑस्ट्रेलिया का कोल एक्सपोर्ट वगैरह, जो चाइना था वो ऑस्ट्रेलिया को कॉर्नर करने की कोशिश किया है इन पास्ट फ्यू इयर्स, और ऑस्ट्रेलिया ने इसलिए रिटेलिएट भी किया है, और इसीलिए चाइना और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशंस साउंड फुटिंग पे नहीं है. अब जो यूएसए है वो चाइना को काउंटर करना चाहता है, तो दैट इज वाई यूएसए इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है ऑस्ट्रेलिया में भी, कि ऑस्ट्रेलिया एक रेजिस्टेंस शो कर पाए चाइना को. तो यूएस लेड प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे बिल्ड बैक बेटर, वर्ल्ड ब्लू डॉट नेटवर्क लॉजिस्टिक्स का, और क्लीन नेटवर्क. ये सब क्या है? ये इन अ वे है टू काउंटर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ऑफ चाइना. जापान मीनवाइल फिर से मिलिट्री बन रहा है, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री स्ट्रेंथन कर रहा है. तो ये जो पूरा ऑप्टिक्स है अगेन इंडो पैसिफिक में, तो एक तरफ तो चाइना है, दूसरी तरफ एशियान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, और प्लस हमारे साथ बॉर्डर टेंशन भी कर रहा है चाइना. तो ये जो पूरी सिचुएशन है ये बड़ी सेंसिटिव और वोलेटाइल नजर आ रही है.
चाइना की हॉस्टिलिटी मेंटेन्ड है। शिफ्टिंग ऑकस फल्क्रम टू द पैसिफिक ओशियन, एशिया नेशंस को इससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा। वाई? बिकॉज साउथ चाइना सी में अगेन चाइना क्या करता है, बुली करता है, जैसे फिलीपींस को, मलेशिया को, लाइक दैट। तो फल्क्रम अगर यूएसए की प्रेजेंस होगी तो एशियन नेशंस, ऑस्ट्रेलिया वगैरह को बेनिफिट मिलेगा। बट सिचुएशन अगेन यहाँ पे सेंसिटिव हो जाएगी इंडो पैसिफिक। लेट अस सी यहाँ पे क्या होता है। देन स्ट्रेंथनिंग वैक्सीन ट्रस्ट इज रिक्वायर्ड। वैक्सीनेशन ट्रस्ट, वैक्सीनेशन हेजिटेंसी नहीं होनी चाहिए, सेकेंड डोज भी सबको लेना है। लॉन्ग रोड टू टाइमली एमजी नरेगा पेमेंट, यहाँ पे बात है, कुछ दिन पहले हमने एमजी नरेगा पढ़ा, 100 डेज पेड एम्प्लॉयमेंट, अनस्किल्ड वर्कर, एवरी एडल्ट मेंबर ऑफ हाउस होल्ड 5 किलोमीटर रेडियस, एमजी नरेगा। और अगर काम नहीं मिलता है बिकॉज दिस इज डिमांड ड्रिवन, तो आपको कंपनसेशन भी मिलेगा, भत्ता भी मिलेगा। एमजी नरेगा। प्रॉब्लम ये आ रही है, फंड्स का शॉर्टेज है। स्टेट्स बोल रहे हैं कोविड के कारण ज्यादा रिक्वायरमेंट आया तो ज्यादा पैसे दो एमजी नरेगा फंडिंग में। सेंटर बोल रहा है आर्टिफिशियली डिमांड को राइज किया गया, तो ऐसा टसल है। दूसरी बात, फंड्स अगर कम आए तो यहाँ पे भी कैटेगरी वाइज कुछ सेक्शन को जल्दी पेमेंट मिला, कुछ को नहीं मिला, तो इस बात पे भी डिवाइड एक सवाल उठा है। एमजी नरेगा की वेजेस प्लस, पहले क्या होता था, पहले ऐसे डायरेक्ट पेमेंट होता था, अब हुआ आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। इससे क्या हुआ, जो वर्कर्स हैं उनका आधार अकाउंट लिंक हुआ बैंक से, और उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली जो एमजी नरेगा पेमेंट है वो उन वर्कर्स के अकाउंट में हम ट्रांसफर करने लग गए। प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार जो आधार लिंकेजेस है वो मिसडायरेक्टेड है, मतलब आधार इसका है पर वर्कर कोई और है, तो पेमेंट गलत अकाउंट पे चला जाता है। ये ऐसे कुछ चैलेंजेस हैं, टेक्निकल चैलेंजेस हैं। प्लस फंड्स का भी देयर इज नो डाउट सिवियर शॉर्टेज है, तो ये इरेगुलरिटीज कवर करना जरूरी है। स्ट्रेंथनिंग वैक्सीन ट्रस्ट है। देन पॉल्यूशन पीक्स ऑन दिवाली इन नॉर्थ एंड ईस्ट, हरियाणा का जो लॉ है इससे कंसर्न्स हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। देन दिस इज हिंदू लेट फॉर लाइफ ऑन नवंबर 12-13। देन दिस इज पॉलिटिकल, ये नया वेरिएंट है AY4.2, बट अभी ये कॉज ऑफ कंसर्न नहीं है, ऐसा कहा इस बॉडी ने। ये वेरिएंट्स, क्योंकि हम वेरिएंट्स को भी ट्रैक करते हैं, जैसे डेल्टा वेरिएंट अचानक आ गया था, तो वी आर ट्रैकिंग, अभी डरने की बात नहीं है। ये कंसोर्टियम है 28 नेशनल लेबोरेटरीज का, दिसंबर 2020 में सेटअप हुआ था। ये मॉनिटर करता है जीनोमिक वेरिएशन, बिकॉज वायरस क्या होता है, डेड होता है और लिविंग भी होता है, तो इसके वेरिएशन को चेक करता है SARS-CoV-2, और जस्ट एक टैब बना के रखा है कि इसका कोई खतरनाक वेरिएंट तो नहीं आ रहा है SARS-CoV-2 का। नाम याद रखना है, कंसोर्टियम है 28 नेशनल लेबोरेटरीज का, मॉनिटर करता है जीनोमिक वेरिएशन ऑफ SARS-CoV-2। दिस इज ऑन द ड्रॉ विद ग्रिप ऑन प्रेजेंट, मिस्टर शी आईज कंट्रोल ओवर पार्टीज पास्ट एंड फ्यूचर। इराक में असैसिनेशन अटेम्प्ट प्राइम मिनिस्टर पे हुआ। सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन बिगिंस इन सूडान। और इंडिया में कब हुआ था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? आंसर देन अबू धाबी। आप तीनों बताओ, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कब हुआ, और क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ? देन फलस्तीन इजराइल दोनों लड़ रहे हैं, यूएस मिशन इन जेरूसलम। पोलियो वैक्सीनेशन जरूरी है अफगान, इंडिया पोलियो फ्री है बट अफगानिस्तान भी नहीं है और पाकिस्तान भी नहीं है, तो डर हमेशा बना रहता है इस साइड से पोलियो वायरस स्प्रेड ना हो जाए, बिकॉज अफगानिस्तान से अभी क्या हो रहा है, आउट माइग्रेशन हो रहा है, लोग बाहर जा रहे हैं, तो लोगों के साथ वायरस भी कैरी हो सकता है। रिटायरिंग इन द कंफर्ट ऑफ मनी एंड दिस इज स्पोर्ट्स। ये एक नया सेक्शन अभी स्टार्ट हुआ, दिस इज रियली गुड। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, न्यूज इन नंबर्स, बड़े अच्छे इसमें कुछ आर्टिकल्स कवर किए, क्विकली देखते हैं। जैसे कोवैक्सीन है, 78% इसकी एफिकेसी है, WHO के इमरजेंसी यूज में इसको अप्रूवल मिला है। कोवैक्सीन 8th वैक्सीनेशन है जिसको इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है WHO ने। बाकी वैक्सीनेशन कौन सी है? ऑक्सफोर्ड की एस्ट्राजेनेका, और इसी का रीब्रांडेड वर्जन कोविशील्ड जो इंडिया में है। फाइजर बायोएनटेक की है, सिनोफार्म चाइना की है, मॉडर्ना, जॉनसन एंड जॉनसन एंड सिनोवैक, सिनोवैक और सिनोफार्म चाइना की है। मॉडर्ना, जॉनसन, जैनसन एंड सिनोवैक, ये 8 है जिनको अभी इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है, और इसमें 2 वैक्सीनेशन इंडिया की है, कोविशील्ड और दिस कोवैक्सीन।
रूरल बम्प है, आईएचएस मार्केट सर्विसेज के डेटा में बताया परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई, अगर पीएमआई 50 से ज़्यादा है मतलब इकोनॉमी एक्सपैंड हो रही है, तो यहाँ ज़्यादा जॉब्स भी क्रिएट हुए, मतलब डिमांड बढ़ रही है। प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल, पर्सनल सर्विसेज कैटेगरी में भी, रूरल बम्प में भी रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही है, डिमांड आ रही है, तो गुड, इकोनॉमी रिवाइवल। ये क्लाइमेट प्लेज प्लेज से रिलेटेड डेटा है कि हमने वही 5 जो बातें हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये जो बातें हैं उससे क्लाइमेट में फाइट में इंडिया का ह्यूज कंट्रीब्यूशन होगा। सोलर एनर्जी, रिन्यूएबल्स में कर रहे हैं, कार्बन एमिशन को कम कर रहे हैं, लाइक दैट। देन कटिंग इट क्लोज, ये बात है पावर शॉर्टेज का। प्राइमरली शॉर्टेज हुआ बिकॉज कोल का सप्लाई कम हो गया, क्योंकि एक तो प्रोडक्शन माइंस का कम हो गया, मॉनसून बाढ़ के कारण माइंस में पानी घुस गया। दूसरा, इंटरनेशनल कोल की प्राइस बढ़ी तो हमारा इंपोर्ट कम हो गया, तो ओवरऑल सप्लाई क्रंच हुआ कोल सप्लाई का थर्मल प्लांट्स में। कैट्स एंड डॉग्स, मतलब बहुत बारिश हो रही है, दिस इज चेन्नई। लास्ट ईयर साइक्लोन निवार भी आया था, फिर ऐसे ही यहाँ पे दिस स्टोरेज फुल हो रहा है, रिजर्वॉयर में प्रॉब्लम्स हैं, हैवी रेन्स, कैट्स एंड डॉग्स, ये इडियम्स कहलाते हैं। हाउ विल द फ्यूल ड्यूटी कट इम्पैक्ट वेरियस स्टैक होल्डर्स, तो यहाँ पे वही बात है जो पहले हमने देखा, 80% क्रूड ऑयल हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, महंगा करना पड़ेगा, तो फिस्कल डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट। एक्साइज ड्यूटी कट करने से इन्फ्लेशन कम होगा। यूनियन गवर्नमेंट को खूब टैक्सेशन लगाया पिछले कुछ टाइम पे पेट्रोल प्रोडक्ट्स में, अच्छी खासी इनकम भी हुई, क्रॉस सब्सिडाई करने की बात हुई वैक्सीनेशन को, बट द पॉइंट इज उसके लिए इतना ज़्यादा टैक्स नहीं चाहिए था। टैक्सेशन, एक्साइज ड्यूटी कम करने का स्कोप है सेंटर के पास। पेट्रोलियम डीलर्स बोल रहे हैं कि इन्होंने इतना स्टॉक रखा हुआ था और पेट्रोल प्राइस कम हो गई आपने, तो इनको लॉस हुआ है, तो ये कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो दिस इज वेरियस स्टेक होल्डर्स। फिर ये एक नई ड्रग है, अब ऐसी कोई ड्रग आती है ना, जब तक वो प्रॉपर अप्रूवल नहीं मिल जाए तब तक उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहिए, बिकॉज पूरे साल हमने देखा है कॉन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी वगैरह बहुत सारी चीजें आई, बट इनकी एफिकेसी क्लिनिकली प्रूव नहीं हो पाई दैट लेवल पे कि वो पॉपुलर हो या फिर ज्यादा मेन स्ट्रीम ट्रीटमेंट पे आए। तो सिमिलरली ये एक ड्रग है, दिस मोलनूपिराविर ड्रग, ऐसे कैप्सूल के थ्रू आएगी और इससे काफी हद तक कोविड-19 का जो वायरस रेप्लिकेशन है वो स्टॉप होगा और एफिकेशियस होगी कोविड को डील करने में। बट अगेन इससे कुछ पोटेंशियल ह्यूमन डोज में सेल्स की सेफ्टी कंसर्न्स भी है, अभी ये मेन स्ट्रीम नहीं है, लेट्स वेट एंड वॉच। फिर ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में है, इट इज नॉट समथिंग टू लाफ एट। जोक्स भी करते हैं हम, तो जोक्स भी कई बार क्या होता है, जैसे कल्चर हमें सामने वाले का पता नहीं है, सेंसिटिविटी पता नहीं है, तो वो जोक्स बैकफायर भी करते हैं। तो दैट इज वाई कल्चर को समझना जरूरी होता है, लैंग्वेज को समझना जरूरी होता है। ये है नो एसक्यूएल द बुलवर्क पावरिंग बिग डेटा। इतना ज्यादा डेटा जनरेट हो रहा है, उस डेटा को एनालाइज कैसे करें, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। तो जैसे बिग डेटा जनरेट हो रहा है, तो एक तो होता है दिस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज क्या होता है, एसक्यूएल होता है। जो भी डेटा है उसको हम टैबुलेट कर रहे हैं, लाइक रोज कॉलम्स में टैबुलेट कर रहे हैं, फिर एसक्यूएल का एक क्वेरी चलाएंगे तो वो डेटा फैच होके हमारे पास आ जाएगा। एसक्यूएल में पैरामीटर्स डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग डेटा फैच होके आ जाएगा। बट ये जो डेटा होता है ना, ये सीक्वेंशियल होता है, टैबुलेटेड फॉर्मेट में है, एक के बाद एक, लाइक दैट। जब ह्यूज स्केल ऑफ डेटा हो जाता है तो ये एसक्यूएल जो है ना, ये इतना एफिशिएंसी नहीं दिखाता है, इतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। जैसे अभी हम अमेजोन का सेलर्स हो रहे हैं, सेलिंग डेटा है, एक प्रोडक्ट है, उसका प्राइस यहाँ पर है, उसका रिव्यूज यहाँ पर है, यूजर रिव्यूज, उसकी इन्वेंटरी यहाँ पर है, फिर कंपटीशन से रिलेटेड टैक्सेशन या फिर उसमें कुछ आपको डिस्काउंट्स देना है, वो डेटा अलग है। तो दिस इज अ ह्यूज डेटा सेट। यहाँ अगर हम सिक्वेंशियल करने लग जाएं तो ये प्रोसेस बहुत स्लो डाउन हो जाएगी। सेम इज विद फेसबुक, बिलियंस ऑफ यूजर्स हैं एंड डेटा है, तो यहाँ हम यूज करते हैं नॉन सिक्वेंशियल। ट्रेडिशनल जो रिलेशनल डेटाबेस होता है, क्वेरी से जो होता है, वो आंसर करता है यूजिंग स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज गुड, इंट्यूटिव, इजी टू अंडरस्टैंड सिंटैक्स, बट प्रॉब्लम यही है, ह्यूज स्केल आज की डेट में जो डेटाबेस बन रहा है उसमें ये डिलीवर नहीं कर पाता। Non-sequential query language breaks the constraint of storing data in table, columns, one row, तो इससे डेटा एक्सेस इजी हो जाता है।
जैसे दिस इज हाडूप प्रोजेक्ट इकोसिस्टम है, फैसिलिटेट कर रहे हैं, इतना डेप्थ में हमें नहीं ज़रूरत है, हमें बस ये समझना चाहिए बिग डेटा क्या होता है, व्हाट यू मीन बाय बिग डेटा। बिग डेटा में करेक्ट भी होना चाहिए, एक्यूरेट भी होना चाहिए, और ये जो बिग डेटा है इसका एनालिसिस कैसे हो रहा है, एनालिसिस प्लस इसकी सेफ्टी एंड प्राइवेसी का भी एंगल वी शुड नो। एंड टेक्निकलिटी, दिस इज नो SQL, नॉन रिलेशनल डेटाबेस स्टोर इज ऑन राइज। अब ये जो डेली क्विज है ये है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का, कल्चरल, हिस्टोरिकल, साइंटिफिक, अदर फॉर्म्स का सिग्निफिकेंस है। 40 साइट्स हैं इंडिया में दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। हैव अ लुक, जैसे ये कुछ सवाल है, आंसर बताइए। फर्स्ट 4 इंडियन साइट्स 1983 में आई थी, इसमें ताजमहल, आगरा फोर्ट है। बाकी 2 कौन सी थी, नॉर्मली स्पोकन ऑफ टुगेदर 83 में, पहली 4। 40 इंस्क्राइब्ड है, इसमें मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी है, आंसर 3 रेलवे रूट्स जो हैं जो यूनेस्को वर्ल्ड दिस हेरिटेज साइट्स में इंक्लूडेड है। कल भी ये सवाल पूछा था जब हम ये जो रेलवेज है, दिस नैरो गेज वाला रेलवेज है, इसके लोगों को स्टैंडर्डाइज करने की गवर्नमेंट बात कर रही थी। तो ये माउंटेन रेलवेज है, कौन से 3 है, आंसर। एंटिक्विटी 30,000 ईयर ओल्ड का अगर है यहाँ पे, वो कौन सी साइट है, मध्य प्रदेश में। देन वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में मेट्रोपोलिस कौन सा है, वेस्टर्न इंडिया का जो सिटी इंक्लूडेड है। फर्स्ट नेचुरल साइट्स टू बी गिवन WHS स्टेटस इन एवी फोना सेंचुरी भरतपुर, इसका प्रेजेंट नेम क्या है। तो ये 6 सवाल है, ट्राई टू आंसर। हम इसको यही देख लेते हैं सारे नाम। तो ये हैं 40 दीज साइट्स। कल्चरल की 32 है, नेचुरल की 7 है, मिक्स्ड की 1 है, तो 32 + 7 + 1 40 साइट्स हैं दिस वर्ल्ड हेरिटेज की। आगरा, अजंता, नालंदा महाविहार, नालंदा बिहार में। बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट सांची, चंपानेर, पावागढ़, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, चर्चेज एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, धौलावीरा 2021 न्यू एडिशन, एलिफेंटा, एलोरा, फतेहपुर सीकरी, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, मॉन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, महाबलीपुरम, पट्टदकल, राजस्थान के फोर्ट्स, अहमदाबाद शहर वेस्टर्न, हुमायूं का टूम, जयपुर सिटी, काकटिया, देन टेम्पल 2021 ये नया एडिशन है, खजुराहो, महाबोधि टेम्पल बोध गया, माउंटेन रेलवेज, सी माउंटेन रेलवेज, कुतुब मीनार, रानी की वाव, रेड फोर्ट, रॉक शेल्टर भीम बैटका, कोणार्क, ताजमहल, दिस इज ली कार्बोजियर का वर्क, दिस मॉडर्न मूवमेंट। देन जंतर मंतर जयपुर और विक्टोरिया, दिस एंसेम्बल्स ऑफ मुंबई। नेचुरल में है आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, काजीरंगा, केवला देव, मानस, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर, सुंदरबंस एंड वेस्टर्न घाट्स, और मिक्स्ड में है कंचनजुंगा नेशनल पार्क। तो ये 32 + 7 + 1 ये सारे नाम याद होने चाहिए, दीज आर साइट्स। तो ये तो था द हिंदू। अब यहाँ पर है वार्मिंग क्लाइमेट टॉक स्टिल फ्रोजन, अफगानिस्तान हार गया मतलब इंडिया इज आउट ऑफ वर्ल्ड कप। देन ये रेन का वाटर शॉर्टेज दिल्ली में हो रहा है। अप्रूवल, WHO अप्रूवल में इतना टाइम क्यों लगा। डिवाइडेड वी फॉल, ये तो एक रूल ही है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। फेस्टिव चीयर, अनदर चांस एट लाइफ, रेयर डिसीजेस के बारे में। एक्चुअली क्या होता है, रेयर डिसीजेस कम लोगों को होती है तो उस पर ज़्यादा एफर्ट नहीं होता, रिसर्च नहीं होता, ट्रीटमेंट प्रोग्रेस नहीं होता, तो रेयर डिसीजेस भी इग्नोर नहीं होनी चाहिए। स्टार्टअप्स, ईल्ड हार्वेस्ट एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स हैं ये। रेडिकलाइजेशन नहीं होना चाहिए। ऑयल एंड फूड प्राइसेस लिंक्ड होती है। प्राइम मिनिस्टर, सब रिपीटेड न्यूज़ है। नेशन वाइड पोलियो इरेडिकेशन है, फाइनलाइज हो रही है GSAC। ग्लोबल बॉन्ड, चाइना का एक्सपोर्ट अभी भी स्ट्रॉन्ग है, एंड दिस इज ट्विटर एंड दिस एलॉन मस्क। So this is the Hindu and Indian Express. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.